Hello students, a very good afternoon to all of you. Welcome to my channel शिप्रा क्लासेस। कल जैसा कि आप सबको पता है हमने यूटेट पेपर 2 का सीडीपी के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे 2022 के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किसी विद्यालय में भोजन अवकाश की घंटी रोज अपराह्न 12 बजे बजती है। यदि किसी दिन अपराह्न 12 बजे घंटी नहीं बजती है लेकिन फिर भी बच्चे भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले जाते हैं, तो यह किसका उदाहरण है? मतलब 12 बजे घंटी बज रही है खाने के लिए, दोपहर लंच के लिए, बट बच्चे क्या है घंटी के नहीं बजने पे भी 12 बजे उठकर जाते हैं खाने के लिए। इट मीन्स उन्हें पता है कि उनके लंच का टाइम हो गया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल होता है क्लासिकल कंडीशनिंग का, शास्त्रीय अनुबंधन का। मीन्स क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज गिवन बाय आइवन पावलोव। इनके हिसाब से इनका कहना ये था, आइवन पावलोव का, क्लासिकल कंडीशनिंग से मतलब ये है कि जब कोई काम, हमें इतनी ज़्यादा किसी काम की आदत हो जाती है कि हमें पता है कि हमें क्या करना है। सपोज टू भी आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, आपको पता है आपको सुबह उठ के ब्रश करना ही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप ब्रश करते हैं तो वो आपके आदत में बन चुका है। एक डॉग की स्टोरी है जो आइवन पावलोव ने दी थी कि आइवन पावलोव ने डॉग पे रिसर्च की थी। उन्होंने क्या बताया था कि जैसे डॉग के सामने घंटी बजाई, बेल रिंग करी, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, न्यूट्रल रिस्पॉन्स रहा उसका। फिर क्या होता है कि घंटी बजाने के बाद में आइवन पावलोव ने उसको खाना सर्व किया, डॉग को खाना सर्व किया, तो उसे लगा कि घंटी बजने पे खाना मिलता है। अब जब जब घंटी बजती थी तब तब उसके मुंह से सलाइवा आता था, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राल। मुंह से उसका सलाइवा आता था, तो उसे समझ में आता था कि घंटी बजी है, इट मीन्स अब मुझे खाना मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली उसे समझ में आ गया था कि अब जब जब घंटी बजेगी, जब जब मुझे खाना मिलेगा। तो उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग हो चुकी थी। वो समझ गया था कि इस काम को करने से, घंटी के बजने से मुझे खाना मिलेगा। जैसे मैंने आपको ब्रश का एग्जाम्पल दिया, आपको पता है कि आपको सुबह उठना है और उठ के ब्रश करना है, नहाना है ही, मतलब ये आपके डेली रूटीन के काम है। तो ऐसे ही 12 बजे जब घंटी नहीं बजी, बट फिर भी क्या हुआ, बच्चों को पता है कि 12 घंटी नहीं बजी लेकिन उनके लंच का टाइम हो चुका है। तो ये होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। विच थ्योरी ऑफ लर्निंग स्पेसिफिकली एम्फेसिस ऑन रीइंफोर्समेंट। अब इसमें से ये बताना है कि सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्वलन पर विशेष बल देता है। तो पुनर्वलन पर कौन सा सिद्धांत रीइंफोर्समेंट एम्फेसिस किस पे करता है? थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग पर। अभी हमने पढ़ा ऊपर क्लासिकल कंडीशनिंग, अब मैं आपको बताती हूँ ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर ने दी है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। उन्होंने इस थ्योरी में ऐसा बताया है कि जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग में अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर ये कहा गया है कि आपने कुछ अच्छा वर्क किया तो आपको क्या मिलता है? उसके रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पॉजिटिव करने से कुछ भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, पॉजिटिव आपके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप कोई काम गलत करते हैं तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलता है। तो पुनर्वलन पर विशेष बल किसने दिया है? सीखने के सिद्धांत पुनर्वलन पर, कि अगर आप कुछ अच्छा करोगे, बच्चा कुछ अच्छा करेगा तो उसको उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा, अगर बच्चा कुछ गलत करेगा तो उसको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। तो ये होती है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसका मतलब है कि सीखने का सिद्धांत जो कि पुनर्वलन पर विशेष बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स समावेशित शिक्षा। समावेशित शिक्षा क्या होती है? कि एजुकेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग ओनली विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इन जनरल स्कूल्स, ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर इन सेम स्कूल, या फिर इंक्लूडिंग दिव्यांगजन इन इंटीग्रेटेड स्कूल्स। अब आपको इसमें बताना है कि इंक्लूसिव का क्या मीनिंग है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सबको साथ में लेकर चलना, ना कि सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन को या विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को या फिर दिव्यांगजन इंटीग्रेटेड स्कूल्स को। हमें सब स्टूडेंट्स को साथ लेना है। ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर इन सेम स्कूल, की सब बच्चे एक ही साथ पढ़ेंगे, सभी बच्चे एक विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, विजुअल इम्पेयर्ड हो या फिर वो दिव्यांगजन स्कूल्स हो। तो ये सब
जब मिलकर एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं सब बच्चे, तो वो कहलाती है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम बोलते हैं समावेशित शिक्षा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लर्निंग। अब हमसे पूछा रहा लर्निंग क्या है। लर्निंग सबको पता है, कहीं ना कहीं इस वर्ड का मीनिंग जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं तो अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होता है। लर्निंग होता है न्यू नॉलेज को एक्वायर करना, न्यू स्किल्स को एक्वायर करना, न्यू वैल्यूज को एक्वायर करना, मतलब कुछ भी नया सीखना, वो चाहे फिर नॉलेज हो, स्किल्स हो या फिर वैल्यूज हो। तो लर्निंग में ये तीनों ही ऑप्शन को हम कंसिडर करते हैं। तो 1, 2 एंड 3 बी इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, दो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। एक में लिखा है स्कूल एनवायरनमेंट और एक में उसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब देखिए फिजिकल, फिजिकल मीन्स शारीरिक। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको इससे मैच करना है कि जो स्कूल का शारीरिक विद्यालय का वातावरण होता है उसका उदाहरण क्या है। उसका उदाहरण लव एंड केयर, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, नंबर ऑफ क्लासरूम्स एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। देखिए शारीरिक तौर पर मतलब कि आप फिजिकली कहाँ इन्वॉल्व हैं। फिजिकली आप कहीं ना कहीं प्लेइंग विद फ्रेंड्स, बच्चों के साथ फिजिकल में प्लेइंग विद फ्रेंड्स, तो 1 का आंसर हो जाएगा 2। अब साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली, आप मनोवैज्ञानिक तौर पे कहाँ, मनोवैज्ञानिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक का एग्जाम्पल लव एंड केयर, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, नंबर ऑफ क्लासरूम्स एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो साइकोलॉजी तौर, साइकोलॉजिकल आपका है नंबर ऑफ क्लासरूम्स। सोशल, सोशल लव एंड केयर, मतलब किसी की देखभाल करना, प्यार, लव एंड केयर, ये सब किस में आ जाएगा, सामाजिक तौर पे। कल्चर, कल्चर में रीति रिवाज देखते हैं हम, कस्टम एंड ट्रेडिशंस देखते हैं। तो 4th का तो आपको एग्जैक्ट पता चल रहा होगा कि सांस्कृतिक कहीं ना कहीं रीति रिवाज और परंपरा की बात हो रही है। तो 4th का 4 ऑप्शन है। देखिए 4th का 4 ऑप्शन इन तीनों में है। इट मीन्स ए, बी और सी में से आंसर हमारा करेक्ट होगा। फिजिकल मैंने आपको क्या बताया, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, फिजिकली आप बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ खेल रहे, इट मीन्स फर्स्ट का क्या हो गया, सेकंड। तो फर्स्ट का सेकंड हो गया बी एंड सी। तो अब आपको एलिमिनेट करना आया, क्वेश्चन को किस तरह से एलिमिनेट करते हैं। तो अब आपको पता चल गया ना तो ए ऑप्शन है ना ही डी ऑप्शन है। इट मीन्स हमारा आंसर या तो बी है या फिर सी है। अब देखिए अब हम देखते हैं साइकोलॉजिकल एंड सोशल। अब साइकोलॉजिकल सोशल में हम केयर की बात कर रहे हैं, लव की बात कर रहे हैं, तो 3rd का ऑप्शन क्या हो गया, 1। तो इट मीन्स हमें हमारा आंसर मिल गया सी, सी इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, ऑप्शंस को, और आंसर तक पहुंचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मामीटर के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए क्वथनांक और हिमांक को दर्शाना उदाहरण है। जब हम थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो किसका एग्जाम्पल है, कैसे पता चलेगा। वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो अपनी एक्टिविटी प्रेजेंट कर रहा है, मीन्स एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है ये। डेमोन्स्ट्रेशन, हम डेमो दे रहे हैं एक थर्मामीटर का, जिससे हम ये शो कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट थर्मामीटर के यूज कर रहे हैं, और थर्मामीटर का यूज करके हम ये बता रहे हैं कि कहाँ बॉइलिंग पॉइंट है और किस पॉइंट पर फ्रीजिंग पॉइंट है। तो वो हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है। डेमो दे रहे हैं हम थर्मामीटर का और उससे हम क्या बता रहे हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। इट मीन्स इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। विबग्योर, विबग्योर क्या होता है, विबग्योर किसका एग्जाम्पल है, सभी ने पढ़ा होगा ये विबग्योर। तो आई थिंक ये एक क्या है, निमोनिक होता है। निमोनिक क्या होता है, न्यूमोनिक होता है किसी भी बड़े वर्ड को हम छोटे में कन्वर्ट कर लें। जैसे मैंने आपको पियाजे की थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें SPCF पढ़ाया था। SPCF क्या था, सेंसरी मोटर था, साइकोलॉजिकल था, कॉन्क्रीट था, एंड आपका SPCF फंक्शनल था, फॉर्मल था, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या थे, ये SPCF हमने एक उसकी छोटी फॉर्म बना दी थी। निमोनिक क्या होता है, किसी भी बड़े वर्ड की छोटी सी फॉर्म बना देना। अब जैसे वी, वॉयलेट, तो इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये क्या है, ये सब कलर्स हैं। तो ये विबग्योर जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है, निमोनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड फॉर बेटर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल। जो विद्यालय में पाठ्यसेगामी क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से नियोजित एवं आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए। तो पढ़ते हैं ऑप्शंस। एक्टिविटी शुड नॉट बी एज स्पेसिफिक,
Activity should be planned according to physical, cognitive, and affective development of the child. Activity should focus on physical development only. Only individual oriented activities should be planned. देखिए कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो ओनली वर्ड अगर कहीं आ जाए तो वहाँ आपको उसे कंसीडर नहीं करना है, तो डी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक्टिविटी जो होनी चाहिए सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट पर फोकस होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। क्या एक्टिविटी एज स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए? किसी भी बच्चे को कोई भी एक्टिविटी दे दें, नहीं, एज के अकॉर्डिंग बच्चे को एक्टिविटी करने के लिए मिलनी चाहिए। तो एक्टिविटी शुड भी जो होती है वो प्लान होनी चाहिए किसके अकॉर्डिंग? फिजिकल, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की हमें तीनों चीज़ों को देखकर एक्टिविटी को प्लान करना चाहिए। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, फिर मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम के आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और मैच द कॉलम बहुत इजी होता है। अगर आपको इन चारों ऑप्शन में से, अब जैसे इसमें 3 है, अगर 4 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है, उसमें से आपको 1 का भी 2 का भी आंसर पता है, तो इट मीन्स आप एलिमिनेशन मेथड से उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड हर स्टूडेंट को आना चाहिए। अब जैसे एक है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एक है लर्निंग डिसेबिलिटी, एक है ना लो विजन डिसेबिलिटी। लो विजन जिसकी आईसाइट में प्रॉब्लम होगी, आंखों में आईसाइट दिखता अच्छा नहीं होगा। तो अल्पदृष्टि दिव्यांगता जिसको हम बोलते हैं। तो नो नीड ऑफ करिकुलर एडॉप्शन, एडेप्शन इन टीचिंग स्ट्रेटेजी एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड, लार्ज प्रिंट बुक्स। देखिए जिसकी विजन कम होगी तो हम क्या करेंगे, पाठ्यचर्या किसके अनुकूल करेंगे? लार्ज प्रिंट बुक्स। अगर किसी बच्चे की डिसेबिलिटी है, वो कम देख पाता है, उसकी विजन लो है, तो हम उसे ऐसी बुक प्रोवाइड करेंगे जिसमें प्रिंटिंग बड़ी हो। अगर छोटी प्रिंट होगी तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हमें पता चल गया कि थर्ड का आंसर तो सी है। तो देखो थर्ड का आंसर, अगर हम ये 4 ऑप्शन देखते हैं तो थर्ड का आंसर तो सिर्फ एक में ही है, तो हमें बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन ए। बाकी भी देख लेते हैं हम। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब सीखने संबंधी दिव्यांगता। अब देखिए सेकंड का बी है, तो अगर किसी को सीखने में परेशानी आ रही है तो कहीं ना कहीं वो टीचिंग स्ट्रेटेजीज को, जो इंस्ट्रक्शनल मेथड है, उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको ऐसी इंस्ट्रक्शनल मेथड हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, ऐसे टीचिंग स्ट्रेटेजीज उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको लर्निंग अच्छे से सीखने में मिल सके, अच्छे से वो सीख सकें। लोकोमोटर चलन बाधित दिव्यांगता कि जब ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है तो नो नीड ऑफ करिकुलर एडॉप्शन, किसी पाठ्यचर्या अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वेश्चन बाय विच वी कैन एक्सेस अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है जिससे हम बच्चे की समझने की योग्यता का आकलन कर सकते हैं? तो देखिए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो बच्चा बता देगा कि इंडिया की कैपिटल क्या है। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम, ये भी डायरेक्ट आंसर है कि 6, 7, 8, कितने सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। व्हाई डू वी वियर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर्स, हम गर्मियों में हम विंटर्स में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं। व्हेन वाज महात्मा गांधी इज बॉर्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो वो उनका ईयर बता देगा। कैपिटल क्या है, कैपिटल का नाम बता देगा, कितने प्लैनेट्स है, नंबर बता देगा। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है बच्चे की समझने की योग्यता का आकलन करना है। तो हम उससे क्या पूछेंगे, वाई। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया है, जब हमें कोई अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को हमें जब एक्सेस करना है तो हम क्या देखेंगे, वाई डू वी वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। अब आपको इसमें बताना है नॉट करेक्टली। तो अभी मैंने ऊपर आपको एक वर्ड बताया था ओनली, कि अगर ओनली कहीं है तो उसको पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। इसी तरीके से एक वर्ड आता है नॉट, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि आपने अगर नॉट नहीं पढ़ा तो आप ऑप्शन गलत कर आएंगे। तो अब इसमें क्या है कि विद्यार्थियों में संवेगों के विकास एवं सौंदर्य बोध हेतु गतिविधियां, एक्टिविटी फॉर डेवलपिंग इमोशंस एंड एस्थेटिक सेंस फॉर चिल्ड्रन, ये डांस इन क्रिएटिविटी ड्रामा है। एक्टिविटी फॉर डेवलपिंग पर्सनल एंड सोशल स्किल, ग्रुप गेम्स, पार्टिसिपेटिंग इन सॉन्ग्स। एक्टिविटी फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रॉस मोटर स्किल्स, वॉकिंग एंड एक्सरसाइजिंग।
एक्टिविटीज़ फॉर स्टिमुलेटिंग फाइन मोटर स्किल, गार्डनिंग, कैचिंग एंड रनिंग। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको पहले तो पता होनी चाहिए। अगर हम किसी के इमोशंस को, एस्थेटिक सेंस को हम कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सृजनात्मक नाटक एवं नृत्य के थ्रू करेंगे। आपको इसमें रॉन्ग बताना है। तो जब हम सोशल की बात करेंगे तो ग्रुप में काम करेंगे, पार्टिसिपेशन में काम करेंगे, टीम वर्क मिलके काम करेंगे, तो ये भी सही है। जब हम कोई ग्रॉस मोटर स्किल्स पे काम करते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब कि चलना, एक्सरसाइज करना, ये सब आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स में आते हैं। फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स वो होते हैं लाइक जैसे बच्चा जब पेंसिल पकड़ना सीख रहा है, अपनी फिंगर से छोटे छोटे हम काम करते हैं, तो गार्डनिंग, कैचिंग, रनिंग, इसके लिए आपको क्या लग रही है, ग्रॉस मोटर स्किल्स लग रही है, फाइन मोटर स्किल्स नहीं लग रही है। कैच करने के लिए आपको दोनों हाथों को खोलना पड़ेगा, रनिंग के लिए आपको जोर जोर से दौड़ना पड़ेगा, तो ये सब फाइन मोटर स्किल्स के नहीं है, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स के हैं। जब बच्चा धीरे धीरे चलना सीख रहा है, अपने पैरों पे वर्कआउट करना सीख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फाइन मोटर में आएगा। लेकिन वो अच्छे से चल रहा है, दौड़ रहा है, एक्सरसाइज करना, ये सब ग्रॉस मोटर के एग्जाम्पल्स हैं। तो गार्डनिंग हुआ, कैचिंग हुआ, रनिंग हुआ, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ग्रॉस मोटर के, नॉट अ फाइन मोटर के। तो फाइन मोटर गलत एग्जाम्पल्स दिए हैं और हमें ढूंढना क्या था, नॉट करेक्टली मैच, जो सही मैच नहीं है। इट मीन्स 26 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, According to Erik Erikson, children aged 6 to 11 years come in which stage of development? एरिक एरिक्सन के हिसाब से जो 6 से 11 साल तक के बच्चे होते हैं वो डेवलपमेंट की किस स्टेज में आते हैं? वो आते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में, परिश्रम बनाम हीनता में। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी में आपके साथ शेयर करूंगी बनाकर, वीडियो इस पे बनाकर, तो उससे आपको इजीली समझ में आएगा कि ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता में आता है। ठीक है, in which stage of creative thinking process we decide that the insight is valuable and worth pursuing? क्या मीनिंग हुआ क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि किस अवस्था में, सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है। तो ये कौन सी स्टेज होती है? ये होती है इलेबोरेशन, इलेबोरेट करना, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो क्रिएटिव थिंकिंग हम कहाँ करेंगे, इलेबोरेट करने में। कोई चीज़ हम इलेबोरेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29, रॉस्केट इंक ब्लॉट टेस्ट इज अ, तो ये डायरेक्ट टेस्ट पूछा जा रहा है कि ये टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है? ये टेस्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपको टेस्ट भी पता होने चाहिए, कौन से टेस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली हमें कौन कौन से टॉपिक पर फोकस अपना रखना है। तो जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे हमने आज क्लासिकल कंडीशनिंग का क्वेश्चन पढ़ा, ऑपरेंट कंडीशनिंग का पढ़ा, इंटेलिजेंस टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है, तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आए तो आप उनको सॉल्व इजीली कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटीज एंड स्किल्स विच अ टीचर नीड टू डेवलप फॉर क्रिएटिंग हेल्दी एनवायरनमेंट इन क्लासरूम आर, जो क्लास में स्वच्छ वातावरण के सृजन हेतु एक शिक्षक को कौशल व गुण विकसित करने चाहिए। कौन से ऐसे गुण विकसित करने चाहिए जिसके द्वारा क्लास में एक एनवायरनमेंट अच्छा बना रहे? टीचर को ऐसा क्या करना चाहिए? सेंसिटिविटी एंड केयर, ट्रस्टवर्दीनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स। देखिए तीनों क्या है, तीनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स हैं, तो हमें ये तीनों ही कंसीडर करने हैं किसी भी क्लास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव करने के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1, 2 एंड 3 संवेदनशील एंड देखभाल, विश्वसनीयता और स्वयं व अन्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव बताती हैं, बात को पॉजिटिवली बोल रही हैं। तो इट मीन्स कि हमें वातावरण कैसा रखना है क्लास का, पॉजिटिव। तो हमारा यूटेट 2022 का सीडीपी का क्वेश्चन पेपर 30 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो गए हैं। ये 30 के 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस यू हैव टू रिवाइज टुडे ओनली, क्योंकि कल मैं मैथ्स के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो उससे पहले आज इन 30 के 30 क्वेश्चंस को आप
रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम आए तो हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। कमेंट कीजिएगा अगर किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।